तो आप रिवील करना चाहेंगे अभी पोर्टफोलियो आपका क्या होगा? मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट है इंडिविजुअल का, मैं उसका बताता हूँ आपको। एक आजकल चला हुआ है चार्ट्स बेचने का धंधा चला हुआ है यूट्यूब पे। लोग बड़े बड़े लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके ये आपको ये समझाए, टेक्निकल समझाएंगे भैया ये स्टॉक मार्केट में जो चार्ट्स का धंधा है, टेक्निकल्स का धंधा है, इसमें मत ही पढ़ो। चार्ट्स बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। आज अगर ट्रंप कोई बकवास कर दे है नहीं, या किसी के साथ युद्ध लग जाए, बम फूट जाए, तो चार्ट क्या करेगा? उसको पता है क्या कि ये क्या होने वाला है? कोई बंदा बड़ा से बड़ा ट्रेडर चैलेंज करके कह दिया 10 साल से मुझे दिखा दे अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट कि मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 10 साल में ये मेरा प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो सर अभी जैसे आपने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता दिया, वेल्थ बनाने के लिए स्टॉक मार्केट से क्या अप्रोच रखनी चाहिए एक आम आदमी को कि अगर उसे वेल्थ बनाना है लॉन्ग टर्म में, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, 2 तरह के लोग हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में भी सर बहुत सारे फंड्स हैं। हाँ जी। तो लोग उसमें परेशान हो जाते हैं, भाई कौन सा फंड बढ़िया है? देखिए उसकी अभी तक जो मैंने सुन रखा है ऑप्शंस के बारे में कि ज्यादातर लोगों का लॉस होता है। हाँ जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि वो बायर होते हैं ना जी। मैंने आपको बताया, हाँ, तो कल को गवर्नमेंट ये रूल बना सकती है ना भी हमें गोल्ड चाहिए, हमारे करेंसी का झगड़ा हो रखा है, लोगों से कह भी वापस दो, बैंक से पैसे ले लो, इतने ये पैसे दे दिए, आप गोल्ड सारा जमा कराओ, वरना इलीगल है गोल्ड सारा। मैं तो कहता हूँ ऐसा करना चाहिए। इतनी हमारे पास एसेट्स इंडिया में पड़ी हुई है। तो आप क्रिप्टो को एसेट मानते हैं? क्रिप्टो एक एसेट है अब। यस। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं गुरवीर जी, जिनको 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में और खास करके यूएस शेयर मार्केट में। तो आज हम जानेंगे इनसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इस एपिसोड को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार सतीश जी, मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। सर 37 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है यूएस मार्केट में, शेयर मार्केट में बेसिकली। तो आप इंडियन शेयर मार्केट को भी आप अच्छे से समझते होंगे, अच्छे से आपको आइडिया होगा कि ये कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव किया है पीछे 37 सालों में। तो एक बार आपकी जर्नी पे हम फोकस करते हैं कि आप शेयर मार्केट में कैसे आए इतना जल्दी। उस टाइम पे तो किसी को पता ही नहीं होता था, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आप कैसे इतने अर्ली अडॉप्टर बने शेयर मार्केट में? सतीश जी, जब मैं आया 1988 में तो 24-25 साल की उम्र थी मेरी। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं मालूम था, उस समय इतना क्रेज था। तभी तो हर्षद मेहता, उसके 2 साल के बाद हर्षद मेहता पैदा हुआ। हाँ। तो उस समय ऐसा था कि हर रेडी वाला, मूंगफली वाला, ये सभी शेयर मार्केट में आ चुके थे। हाँ। हर्षद मेहता ने इतना मार्केट को दिया, लोगों को ज्ञान दिया और पैसे इतने लोगों के फास्ट बने। तो स्टॉक मार्केट तो 1988 में 99 में बहुत तेजी से थी। आज की जनरेशन को ये लगता है कि अब लोगों को ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आए हैं, लेकिन उस समय भी बहुत था। उस समय तो हर शहर में क्लबों में ग्रुप होते थे, 100-100 200 लोग इकट्ठे होके, तो वहाँ पे आपस में शेयरों की बेच खरीद करते थे। तो मिनी स्टॉक एक्सचेंजेस हर शहर में लगभग हो चुकी थी। उस समय का नज़ारा जो है ना कुछ और ही था। उस समय सर्टिफिकेट हुआ करते थे। ये डिजिटल डीमैट अकाउंट तो थे नहीं, तो सर्टिफिकेट्स होते थे। शेयर सर्टिफिकेट कंपनी का नाम होता था, 100 शेयर 200 शेयर, तो उसके साथ ट्रांसफर डीड लगी होती। तो वो ऐसे बिकते थे जैसे मतलब एक एसेट है, तो वो आपने मेरे को दे दिए, मैंने आपको दे दिए, तो पैसे आपके हो गए। उसके अलावा मेरे से खो गए तो मेरा पैसा गया। तो डीमेट वाला सिस्टम नहीं था। तो वो ज़माना हमने देखा हुआ है। तो तब से शुरू किया और इंडिया में फिर मैं 2000 तक रहा। उसके बाद अमेरिका गया तो स्टॉक मार्केट का शौक़ तो था ही। फिर तब की बाकी की जर्नी 25 साल की, फिर अमेरिका की स्टॉक मार्केट। अमेरिका कैसे मूव हुए थे आप? 2000 में मैं चला गया था, क्योंकि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। मैं जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी थी, तो कुछ बहुत बन नहीं रहा था। 5-6 हज़ार रुपये सैलरी थी, 2 बेटियां थी, कुछ फैमिली की प्रॉपर्टी थी नहीं। मैं बड़े निम्न परिवार से आता हूँ, तो ना कोई फैमिली की प्रॉपर्टी है, कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। तो लेकिन सपने बहुत बड़े थे। तो बस मैनिफेस्ट किया था कि भैया कुछ गरीबी में मरना नहीं है, अमीर होके मरना। तो वो सपना जो था प्रोग्रेस का, तो वो पूरा हुआ अमेरिका जाकर। जब आप फार्मासिस्ट थे तो फार्मासिस्ट की जॉब आप छोड़ के आप स्टॉक मार्केट में आए? दवाइयों की कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, तो साथ के साथ स्टॉक्स का काम करता रहता था। लेकिन तब क्योंकि यंग थे, जैसे आज के यंग बच्चे हैं, वो कमा नहीं रहे, डे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक लिया बेचा, इमोशंस होते नहीं, नॉलेज होती नहीं, कहने से सुनने से, किसी ने टिप दी खरीद लिया, उस तरह से वो जर्नी थी इनिशियली। तो कोई पैसा तो खास बनाया नहीं शुरू में। तो लेकिन एक्सपीरियंस गेन किया। फिर वहाँ जाके फिर सिस्टमेटिकली किया। अमेरिका की मार्केट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो वहाँ पे फिर आहिस्ता पैसे भी कुछ आए। तो बड़े कैपिटल से, अच्छी स्ट्रेटजी से फिर खूब पैसा बना।
तो यूएस मार्केट में आप डे ट्रेडिंग कर रहे थे? नहीं, डे ट्रेडिंग मैंने शुरू में ज़रूर करता था, लेकिन मैं डे ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ हूँ। ओके। आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि क्यों मैं गैम्बलिंग इंडस्ट्री से हूँ। तो मैं सारे ज़िंदगी गैम्बल करता रहा। इंडिया में था तब भी हम गैम्बलिंग करते थे, उस समय कसिनो तो कैसे? थे नहीं। अच्छा। आपस में कुछ 8-10 लोग, हर तरह की गैम्बलिंग, ओके। मैचेस की गैम्बलिंग, ताश की गैम्बलिंग, हर तरह की गैम्बलिंग मेरे खून में थी। तो ये सब चीज़ें तो आज भी हो रही हैं, हाँ, बहुत तगड़े लेवल पे। यस। तो अब मैं उसके खिलाफ प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि गैम्बलिंग में कोई भी नहीं जीत सकता। ये हारने के लिए ही हर गैम्बल बनाया गया है। चाहे मैचेस ले लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट की डे ट्रेडिंग ले लो। डे ट्रेडिंग क्या है? डे ट्रेडिंग तो एक गैम्बलिंग है, प्योर गैम्बलिंग है। तो आपके पास पूरे पैसे तो होते नहीं स्टॉक खरीदने के लिए। अगर 10,000 का स्टॉक है तो 10,000 आपके पास नहीं है, आपके पास 2,000 हैं, तो आप उस हिसाब से उसके फ्यूचर्स या ऑप्शंस लेके डे ट्रेडिंग भी शाम तक उसका या तो 2,000 का 4 हो गया या 2,000 भी मिटी हो गया। तो इस तरह से गैम्बलिंग कर रहे हैं लोग। तो शुरुआत में बहुत से लोग इस तरफ ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। अब मेरा ज़िंदगी का मिशन है, क्योंकि मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत भगवान ने पैसा दे रखा है। स्टॉक मार्केट में मेरे से अच्छा पैसा बहुत बन रहा है। अब स्टॉक मार्केट की मैं ज्ञान लोगों को इसलिए देना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब का चैनल अभी मैंने बनाया GS पाजी के नाम से। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली बच्चों को, कि स्टॉक मार्केट में ये जो आप सोचते हो ना ईजी मनी है डे ट्रेडिंग में, तो ये एक जाल है। इसमें फंसोगे कभी नहीं बाहर आ पाओगे। जैसे मैचेस हैं, आप मैच की शर्त लगा लेने वाले, तो एक दिन जीतेंगे, दूसरे दिन जीतेंगे। उसका सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। एक छक्का चौका लगा तो उस तरफ टिल्ट हो गया मैच, तो दूसरी तरफ लगा दिया। फिर उसकी एक विकेट गिरी, दूसरी तरफ लगा दिया। तो एंड ऑफ द डे आप जिस पे पहले शर्त लगाई थी शुरू में आपने, वो टीम हालांकि जीत गई, लेकिन उसके बीच में आपने कई दफ़ा पलट दी शर्त। वो होते हैं इमोशंस। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉसिबल। हिस्ट्री बताती है जब जुआ खेलने लगो तो आप नहीं होते, आप में कुछ और ही आत्मा आ जाती है। हिस्ट्री बताती है कि युधिष्ठिर कितने बड़े धर्म पुरुष कहा जाता है उनको, धर्मराष्ट्र। तो उन्होंने क्या किया, जब जुए में थे तो उनको भी सुध बुध खो गई, तो अपनी बीवी तक लगा बैठे। तो इससे यही साबित होता है हिस्ट्री से कि जब जुआ आप खेलते हो ना, तो आप होते ही नहीं हो, तो इसलिए आप पे आपका कंट्रोल नहीं होता। तो आपने कैसे बनाया पैसा स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट में 3 तरह क्या गेम होती है। एक होती है डे ट्रेडिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के आते हैं, तो उसका 2 या 3 महीने के लिए आप स्विंग करते हो, कोई स्टॉक ले लेते हो, उसकी रेंज आपको पता है, जैसे 60 से लेके 80 तक शेयर जा रहा है, कभी 60 आता है, फिर 80 चल जाता है, फिर 60 आता है, 80 है। अब जैसे आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी का, वो भी पिछले 1 साल से अगर देखो तो 22.5-23 से लेके 25-25.5 तक ये 2000 इसमें घूम रहा है। तो जो इस रेंज को समझता है, वो रेंज जब नीचे आए, नीचे वाली रेंज में आए तो ले लिया। इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी यही बात होती है, तो ऊपर वाली रेंज में आके उसको बेच दिया। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आप उसको होल्ड कर लेते हो थोड़ी देर के लिए, महीना, 2 महीने, 3 महीने, वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। तीसरी तरह की ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जिस तरह की आपने बताया कि आप भी कर रहे हो जी, ठीक है ना जी। असली पैसा अगर देखा जाए तो तीसरे वाले में है, लॉन्ग टर्म में। लेकिन उसमें थ्रिल नहीं है, उसमें मजा नहीं है, उसमें जिसको होता है ना भाई स्वाद लेना है, यार ये लिया, ये बेचा, ये लिया, एक्शन। स्टॉक मार्केट में जितना कम एक्शन है उतना आपका रिटर्न ज्यादा है, ये सोच के चलिए। दिन में जो डे ट्रेडिंग करते हैं, 10 बार बेचा, 10 बार खरीदा, एंड ऑफ द डे वो लूज करके जाते हैं, क्योंकि एक्शन बहुत है। जितना आप एक्शन लोगे ना उतना नुकसान में रहोगे। चीज़ लेके छोड़ दो तो आपके इतना पैसा बन जाता है। इन्फोसिस, मैं जिस समय काम करता था 1988-99 में, इन्फोसिस का शेयर जो है वो मेरे का 12-13 रुपए का शेयर था। मतलब कितने पैसे बन जाते आप सोच भी नहीं सकते। कई करोड़ रुपए बन जाते हैं उसके 1,000 रुपए के इन्फोसिस में। इसी तरह से आपने सुनी होगी बात कि एक एप्पल का 2004-05 में शेयर, जो इसका एप्पल का आईफोन आया था फर्स्ट, तो फोन लेने के में शायद आया था, 4 में आया था, 4 या 5 में आया था। तो 60,000 का फोन होगा लगभग इंडिया में, वहाँ पे $700 का था अमेरिका में। तो जिसने $60,000 या $700 फोन की बजाय उसका शेयर ले लिया होता, तो इमेजिन 100 करोड़ से ऊपर आज की वैल्यू होती है उसकी। तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म पे पैसे बनते हैं, लेकिन लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं बहुत कम, पेशेंस लोगों में है कम। तो स्टॉक मार्केट कहा जाता है कि इट इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर इट्स ए ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल। इम्पेशेंट हारते रहते हैं, पेशेंट वाले लोग जीतते रहते हैं। तो ये सच्चाई है। तो यूएस मार्केट इंडियन शेयर मार्केट से कितना
अलग है, आप कैसे देखते हो? बहुत अलग है। जैसे वो तो समुंदर है, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे ट्रेड्स होती हैं और उनकी इतनी लिबरल पॉलिसीज़ हैं। सेबी ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा रखी हैं, क्योंकि शायद इसलिए कि छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो गैम्बलिंग बहुत करते हैं, उनके लिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं कि वो ज़्यादा गैम्बल ना कर पाएँ। स्टॉक मार्केट का ना गैम्बलिंग जो है या स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में डिफरेंस ये है कि गैम्बलिंग प्योर गैम्बलिंग होती है, स्पेकुलेशन होती है कि आप एंटिसिपेट करो चीज़ों को आने वाले वक्त में, कि फलां कंपनी को आप स्टडी करो, उसका कैसा मैनेजमेंट है, कैसे उसकी बैलेंस शीट है, उस किस सेक्टर में काम कर रही है, आगे जाके वो कैसे मल्टी बैगर्स बन सकती है, तो उसकी स्पेकुलेशन है। तो स्पेकुलेशन स्टॉक मार्केट, क्योंकि आम किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस करो, कुछ करो, तो कभी पैसा आपका इतना बन सकता है 10,000 का 100 करोड़ बन सकता है? नहीं बन सकता। तो स्टॉक मार्केट में बन सकता है, इसलिए आपको इसे स्पेकुलेशन होती है। स्पेकुलेशन इसकी ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की। तो अमेरिका में स्पेकुलेशन अलाउड है, बहुत सारी स्पेकुलेशन अलाउड है, तो इसलिए वो समुंदर है। अब उसमें सारी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। अब वॉल्यूम लगा लो आप, अगर जैसे रिलायंस इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो 150 करोड़ की आबादी है, तो रिलायंस के एक दिन में 60 लाख शेयर डील होते हैं। 60 लाख शेयर टोटल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों को मिला लो, 60 लाख शेयर डील होते हैं। वहाँ पे एक छोटी मोटी कंपनी के 6-6, 7-7 करोड़ शेयर रोज के डील हो जाते हैं। तो इतना वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पे। तो कमीशन कोई नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे कमीशन है। और कुछ ऑप्शंस जो मैं करता हूँ, मैं ऑप्शंस राइट करता हूँ। आगे चल के हम उसके बारे में बात करेंगे, ऑप्शंस से कैसा कमाए। वो गारंटीड मनी है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। तो कोई भी जुआ है, जैसे मैं जुए से हूँ, तो जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की, वहाँ आपके पैसे बनेंगे। अगर आपको कहा जाए कि इस चीज़ में 80% चांस है आपके हारने के, तो फिर भी आप पैसा लगाएं तो आपके 20% चांस है ना जीतने के। तो जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है, मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, राइट करता हूँ, उसमें हमारे 90, 95, 98, 99% तक के चांस होते हैं जीतने के, पैसा बनने के। तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है ना, तो आप पैसे बनाओगे। तो क्या स्ट्रेटजी होती है? आपके पास पूरे पैसे नहीं है, तो उसको आप, जैसे कोई रिलायंस का शेयर है, अब 1400 का इसका सपोज रेट है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि इसको आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 1600, 1700 तक चला जाएगा, तो इसकी आप ऑप्शंस ले लेते हो, 1500 की, 1600 की, इसकी ऑप्शंस खरीद लेते हो। ऑप्शन होता है कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन, 2 होती हैं। आप उसको पूरे पैसे ना दे के, जैसे आप, मैं दूसरी भाषा में समझाता हूँ कि फ्लैट है कोई, आप फ्लैट बन रहा है, तो आप फ्लैट, तो अभी 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, आप नहीं ले सकते सपोज, तो आप 10 लाख रुपए बयाना दे के बुक कर लेते हो। तो वो फिर अगर फ्लैट 1.5 करोड़ का हो गया साल में या 1.5 में, तो आपको तो 1.5 करोड़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे। आपने हालांकि लगाए 10 हैं, तो इस तरह से आप 5 फ्लैट बुक करा सकते हो। 10-10 लाख से 5 करा दिए, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो ये ऑप्शन जो है ना, एक बयाना होता है एक तरह से। तो जो लोग खरीदते हैं, तो उनका डेट होती है कि 1 साल के अंदर अंदर ये फ्लैट आपको लेना है। तो अगर 1 करोड़ का 1 करोड़ रहा 1 साल के बाद, तो आपके 10 लाख मिट्टी है। ये ऑप्शंस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 1 करोड़ का फ्लैट है जो ऑप्शन बेचते हैं, ये होगा ना खरीदने वाली बात। तो अगर 1 करोड़ का फ्लैट है, तो कोई आदमी कहता है इसको मैं 1.5 करोड़ में मैंने लिया 1 साल के बाद का। 1 करोड़ का फ्लैट है आज की डेट में, उसको कहता है मैं 1.5 करोड़ में लेता हूँ आपसे 2 साल में, क्योंकि उसको पता है कि 2 साल के अंदर अंदर ये बढ़ जाएगा, 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो जाएगा, तो प्रॉफिट कमाएगा। हम कहते हैं कि भैया 1 करोड़ का फ्लैट है, 1.5 में बिक रहा है, तो हम उसको बेच देते हैं, ले भाई ले, 10 लाख रुपए दे दे। तो 1.5 लाख ना हुआ तो वो 10 लाख मेरी जेब में आ जाएगा। ये होता है ऑप्शन सेलर का काम। हम सेलर करते हैं, हम प्रीमियम खाते हैं। जो प्रीमियम है ना 10 लाख, यहाँ बयाना कहते हैं, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन को उसको प्रीमियम कहते हैं। तो वो प्रीमियम हमने खा लिया, हमने कमा लिया, जेब में डाल लिया बयाना उसका। तो अगर वो 1.5 करोड़ का हो गया, तो हम दूसरे अकाउंट में, उसको कवर्ड कॉल बोलते हैं, हम उसने दूसरे अकाउंट में वो शेयर रख रखे होते हैं, मतलब फ्लैट उसके 5 लेके रख रखे हैं। तो 5 बयाने खा लिए हमने, तो साल पूरा हुआ, 1.5 करोड़ नहीं हुआ, वो फ्लैट मेरे पड़े हुए वैसे ही, लेकिन 10-10 लाख पांचों में से मेरे को कमाई आ गई। उसके बाद दोबारा से उसका डेट खत्म होगी, दूसरा बंदा, हाँ जी अब तू क्या, उसके 10-10 लाख रुपए फिर दोबारा ले लिए। तो वही स्टॉक जो हमारे पास पड़े हुए हैं उसके कहते हैं कवर्ड कॉल। तो कई लोग क्या करते हैं गैम्बलिंग में, उनके पास प्लॉट नहीं पड़े हुए फ्लैट, तो उन्होंने अंधेरे में उसको बेच दिया, ये 1.5 करोड़ कोई नहीं होना यार, बेचो इसको। 10-10 लाख रुपए खा लिए। अगर वो 1.5 हो गया, 1.60 हो गया, 1.70 हो गया, 1.80 हो गया, तो उसको 1.70, 1.80 जो भी भाव होगा, उस बयाने वाले बंदे को उसे वो फ्लैट देना पड़ेगा 1.5 करोड़ में, भाव चाहे 2 करोड़ हो जाए,
उसे 1.5 करोड़ में उसको देना पड़ेगा। तो ये होती है ऑप्शंस। तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसके विषय में एक पूरी अलग से मेरे वीडियो बन चैनल सकती पे है। वीडियो हैं अच्छा, काफ़ी सारी। ओके। तो मैंने समझाने की कोशिश की है कि कॉल एंड देन पुट्स। तो अगर हम इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा ख्याल है जनरल हमें स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। वैसे मेरा जो है ना एक्सपर्टीज जो है मेरी वो ऑप्शंस की है। ओके। मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ मैं हर चीज़, क्योंकि आई लव ऑप्शन, उसी से मैंने पैसा सारा बनाया है। ओके। जो स्ट्रेटजी आप बता रहे हो या जिस स्ट्रेटजी से आपने पैसा बनाया, तो क्या इंडियन मार्केट में भी काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में भी वो स्ट्रेटजी लाई जाए। करते हैं लोग, इंडिया में बहुत लोग कर रहे हैं। ये है कि इंडिया में उसका जो प्रीमियम्स है ना, जो मार्जिन है, जैसे बयाना आपने को मैंने बताया 10 लाख, यहाँ पे वो 2 लाख है। उसी फ्लैट का बयाना वहाँ पे 10 लाख है अमेरिका में। तो वहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। अच्छा, यहाँ पे सेबी ने रिस्ट्रिक्शन कर रखी है। तो फ्लैट से ही दोबारा बताऊँ, हमारे वहाँ अगर 1 करोड़ का फ्लैट है ना, उसकी 5 करोड़ की भी ऑप्शन अवेलेबल है। 5 तो ना होना है, सवाल ही 1.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 5 करोड़ की, उसकी ऑप्शन बेच दो। तो 5 करोड़ की तो ऑलमोस्ट 99.9% प्रॉफिट ही है आपको। लेकिन प्रॉफिट कम आएगा, 10 लाख नहीं आएगा। फिर बयाना देने वाला कहेगा मैं 1 लाख देता हूँ, 50,000 देता हूँ, चलो 50 ही दे दे, फ्री कहीं है वो। इंडिया में क्या है कि 1 करोड़ का फ्लैट है, उसकी कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर नहीं आप बेच सकते, और नीचे 80 लाख से नीचे नहीं ऑप्शन बेच सकते आप। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। फिर प्रीमियम भी कम है, ठीक है ना। हमारे वहाँ जैसे टेस्ला है, टेस्ला $350 का भाव है। आप इसकी पुट होती है नीचे, उसके $5 की आप पुट बेच सकते हो। उसका मतलब होता है कि अगर आप शर्त लगा सकते हो कि $5 इसका भाव 1 साल के अंदर ना आए या 6 महीने में ना आए, ठीक है, तो प्रीमियम आपका, वो बयाना आपका। तो आप अंदाजा लगाओ टेस्ला कभी $5 का आ सकता है? मुश्किल है। ठीक है। एप्पल ले लो इसी तरह से। तो मैं ये करता हूं कि गारंटेड पैसा है वो। आप फिर सोचते हो कि वो ऑप्शन खरीदता कौन है, उसको भी लोग खरीद लेते हैं। आपका क्वेश्चन आ रहा था, मैंने पहले बता दिया कि वो खरीदता कौन है। ऐसे होता है कि वो ना सतीश जी, लोग अपनी हेजिंग करते हैं। जिसने 300 करोड़ रुपया लगा रखा है एप्पल में, उसको पुट्स खरीदना बाय रूल होता है, उनको खरीदना पड़ता है। उन्होंने उससे 300 करोड़ से कमाना है 50 करोड़ साल का, उन्होंने उसकी 10 करोड़ की इंश्योरेंस ले लेनी है। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते, हम मरते हैं क्या, कितने लोग मरते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेके, वो 20 साल पूरे होते हैं, 30 साल पूरे होते हैं, तो हम मरते नहीं। बहुत कम लोग मरते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेके। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम गया होता है, तो हम क्यों खर्चते हैं प्रीमियम? हमें पता हमने 70 साल 80 साल जीने हैं, मतलब एवरेज, ठीक है ना, अंदाजन अगर एक्सीडेंट ना हो जाए तो अदरवाइज लोग यही मान के चलते हैं। तो जीते भी हैं। 1000 में से 10,000 में से को 5 बंदे होंगे जो उससे पहले लुढ़क जाते हैं। बाकी 60 साल तो 65 साल तो जीते ही नहीं, आप तो 70-80 भी जीते हैं। लेकिन फिर भी हम इंश्योरेंस लेते हैं। 20 साल वाला लड़का भी इंश्योरेंस लेके रखता है, 30 साल वाला भी इंश्योरेंस लेके रखते हैं। क्यों? तो वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसको पता है ये वेस्ट जा रहा है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में लोग हेजिंग करते हैं। तो आप इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रीमियम को, जो 30 साल का बच्चा है उसको कहती है यार तू $50 ही महीने का दे, ₹50 महीने का दे प्रीमियम, क्योंकि वो तो उनकी कमाई है। तो वो हम करते हैं कि लोगों का जो इंश्योरेंस करना ना, वो हेजिंग होती है, उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट में। वो हेजिंग का पैसा हम अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो अगर थोड़ा स्पेकुलेशन करना चाहिए, चाहे आप जैसे 1 करोड़ का फ्लैट है तो आप 95 की पुट बेच दो, 1 करोड़ 5 लाख में उसका कॉल बेच दो। आपको अगर जुआ खेलना है, जिसे थोड़ी स्पेकुलेशन करनी है, तो उसमें बहुत सारा प्रीमियम आ जाएगा। 10 की बजाय वो 15-20 लाख आपको दे देगा बयाना। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि जितना आप आउट ऑफ द मनी जाते जाओगे ना, स्ट्राइक प्राइस उसे कहते हैं। 1 करोड़ का फ्लैट है जैसे आज, तो उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। प्रेजेंट जो वो शेयर है उसको मार्केट प्राइस, उसके बाद जो रेट पे आप उसका सौदा करते हो वो उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस कैन बी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30, 150, 2 करोड़, इस तरह से 5 करोड़ तक जा सकता है अमेरिका में। तो आप जितना रिस्क लेना चाहते हो, आप समझते हो यार ये 2 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, 2 करोड़ 2.25 करोड़ की बेच दो आप कॉल, उतना प्रीमियम आपको आ जाएगा। और दूसरा तरीका है, जैसे अगर आपके पास पड़े हुए हैं कोई स्टॉक्स, जैसे रिलायंस पड़े हुए हैं आपके, तो घर में पड़े हुए आपके 500 शेयर, तो आपने 10 लाख रुपए लगा रखा है सपोज उसमें, तो आपको कुछ मिल तो नहीं रहा, वो बढ़ेगा तो वही मिलेगा ना। तो उसका एक कवर्ड कॉल का तरीका होता है कि आप जैसे फ्लैट लिया आपने, तो 1 करोड़ का फ्लैट लिया आपने, वो बढ़ना है, आपको पता है 1-2 साल बढ़ेगा ना, तो उसको आप खाली रख के छोड़ दो, 2 साल बाद आपको कमाई होगी। दूसरा तरीका क्या है, उसमें किराएदार बिठा दो, रेंट पे दे दो, 50,000, 30,000, 40,000 जो भी आपको रेंट देगा, वो होता है कवर्ड कॉल का प्रीमियम। आपके पास रिलायंस पड़े हैं ना, लोगों के पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं, वैसे ही पड़े रहते हैं,
मैं उनको बताता हूँ उसकी कवड़ काल बेच दो ऊपर वाली, तो उसको आपको प्रीमियम आएगा, जैसे किराया आता है उस तरह से आपके पास कोई फ्लैट पड़ा हुआ है उसको खाली रखने की बजाय उसको किराएदार रख दो उसमें, तो ये कवड़ काल होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि वो कवड़ काल बेच सकते हैं। इसको स्पेल कैसे करेंगे? COVERED, कवड़ काल। ओके ओके बहुत कॉमन टर्म है कवड़ काल। ओके। तो कोई भी शेयर आपका जो पड़ा हुआ है ना, जैसे रिलायंस है 1400 1500 1400 1500 1400 1500, इस एक साल से इसी रेट पे है, ठीक है, आपके पास पड़े हुए हैं, आपको क्या मिला? कुछ नहीं, उसमें इतने टाइम में तो कुछ नहीं मिला। हाँ 1400 1450 गया, आप उसकी 1600 की कवड़ काल बेच दो हर महीने की, एक महीने की उसकी ड्यूरेशन होती है कि आप एक महीने की बेचो, 2 महीने की बेचो। इंडिया में 2 महीने मैक्सिमम होते हैं, हमारे वहाँ 2.5 साल तक की बेच सकते हो। उसको इतना प्रीमियम मिल जाता है। क्यों लोग एंटिसिपेट करते हैं कि 2.5 साल में रिलायंस 3000 हो जाएगा, तो उसकी 2500 की भी काल लोग खरीद लेंगे। रेट आज 1400 है, 2500 की काल खरीद लेंगे कि भी हो जाएगा 1.5 साल 2 साल 2.5 साल में। तो इसलिए लोग स्पेकुलेट करते हैं। तो आपके पास तो शेयर पड़े हुए हैं, आप उसकी 1600 की महीने की कॉल बेच दो, तो आपको अगर उसके 10 लाख रुपए हैं, उसका अगर आपको 20,000 रुपया आ गया महीने का प्रीमियम, तो आ गया ना। रिलायंस अगर रहा 1400 1450 1500 1550 1600, एक चीज जरूर है, 1600 अगर हो गया तो देना पड़ेगा, तो आपको 1600 के हिसाब से उसे देना पड़ेगा, आपकी शेयर चले जाएंगे, प्लस प्रीमियम आपको मिलेगा ही मिलेगा जो प्रीमियम मिला हुआ है। तो आप 1400 भाव है 1600 में चला गया तो नुकसान तो नहीं ना रहा आपका, 1600 में बिक गई ना चीज, फिर कभी दोबारा 1500 आएगा फिर ले लेना। तो ये होती है कवड़ काल। हाँ, जो भी शेयर्स मेरे एक पोर्टफोलियो में जितने शेयर्स पड़े हुए हैं उसका सारों की कवड़ काल ऊपर बेच रखी होती है हमने। तो वो हर महीने काफी ढेर सारा पैसा आपको बिना करे कुछ बैठे बैठे उसका ब्याज कह लो, इंटरेस्ट कह लो, उसका किराया कह लो, वो आता रहता है। तो आजकल लोग बहुत समझ रहे हैं, इंडिया में बहुत लोग पसंद कर रहे हैं कि कवड़ काल के बारे में हमें बताया ही नहीं गया, किसी ने बताया ही नहीं है। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत आप स्टडी करना, इसके बाद गूगल करके देखना कवड़ काल होता क्या है, तो बहुत मजा आएगा। एक इसकी अपोजिट होती है काल, चलो बात चलिए तो बता ही दूँ थोड़ा सा। पुट होती है, काल के अपोजिट होती है पुट। पुट ये होती है कि जैसे रिलायंस है 1400, ठीक है, तो आप अगर ये सोचते हो कि रिलायंस 500 रहेगा, तो वो क्या करता है, उसकी रिलायंस की 800 की 900 की 1000 की पुट खरीद लेता है वो, कि भाई नीचे जाएगा। अगर 1000 से नीचे गया तो उसकी कमाई होगी। तो जो खरीदता है वो प्रीमियम पे करता है, ये याद रखना हमेशा, काल है या पुट है, जो खरीदता है वो प्रीमियम पे करता है, जो बेचता है वो प्रीमियम खाता है। अच्छा, अब आप पुट बेचने वाले हो, मैं तो बेचने वाला हूं क्योंकि मुझे तो प्रीमियम खाना है। अगर 1400 है रिलायंस, तो भैया 800 रुपए के ऊपर उसका कोई पुट बायर करता है, भाई मैं तेरे को इतने पैसे देता हूँ, मैं पुट बाय करता हूँ 800 की, मुझे पता है 800 जाना नहीं इसने, मैं कहता हूँ ले आ भाई प्रीमियम अपना दे दे, जो देना दे के जेब में डाल लेता हूँ, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए। अमेरिका में साल 2 साल, यहाँ पे 2 महीने होता है। तो आपने वो पैसे खा लिए ना, 800 गया रिलायंस ना देने पड़े आपको, तो वो पैसे आपके अपने हो गए। पहले ही दिन वो पैसे आपको एडवांस में देगा, आपके अकाउंट में पहले ही दिन पैसे आ जाएंगे। तो अगर 1 महीना बीत गया और पैसे वो 800 ना आया रिलायंस, तो आपके वो पैसे अपने हो गए। तो वो भी पैसे डिके होता है, जैसे अगर आपने यूएस में भी डिके होता है। हाँ, डिके तो होता ही है ना जी। टाइम डिके कॉल और पुट ऑप्शन में कमाई का जरिया पुट टाइम डिके है। जैसे ना 1 महीने का आपने सौदा किया, फ्लैट की बात ले लेते हैं हम, करोड़ का फ्लैट है, तो उसकी आपने एक 10 की उसने किसी ने कॉल खरीद ली, मतलब बयाना दे के खरीद लिया। अब 1 महीने में से 25 दिन बीत गए या 20 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, तो उसका बयाना की कीमत कम हो गई ना, क्योंकि अब तो 5 दिन रह गए, 25 दिन बीत गए। अब 1 करोड़, वो फ्लैट 1 करोड़ का 1 करोड़ ही है, उसने तो 1/10 में सौदा किया हुआ है, तो 1/10 होने के चांस कितने रह गए? दिन जो थोड़े रह गए, दिन थोड़े रह गए, तो उसका जो 10 लाख का प्रीमियम था वो घट के 1 लाख रह जाएगा। तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, जैसे हम पुट बेचते हैं या कॉल बेचते हैं, तो टाइम से पहले ही आप उसके, अगर 10,000 रुपये बयाना किसी को लिया आपने, तो आपको 6 आ रहा है, अभी 5 आ रहा है, ठीक है यार, एंड तक क्या वेट करनी, 5 ही ले लो, जेब में डालो। उसको कहते हैं इसकी ऑप्शंस की ट्रेडिंग। तो आपकी मर्जी, आपने एक्सपायरेशन डेट तक वेट करनी है तो पूरे पैसे ले लो, पर रास्ते में भी आप डील कैंसिल कर सकते हो आधे पैसे लेके। वो कहता है यार 10 लाख रुपए दिए थे बयाना, ये 1/10 तो हो नहीं रहा फ्लैट, तो कहता है यार अच्छा चले मेरे को 2 लाख वापस कर दो, 2 ही तो आएंगे, 8 ही जाएंगे ना, 2 तो बच गए, तो आप 8 ले लो, ठीक है भैया, तू 2 लाख वापस कर, 10 लाख दिए थे, आपकी 8 कमाई होगी, उसको 8 लॉस हो गया, लेकिन उसके 2000 बच गए, क्योंकि 2000 भी, 2 लाख भी उसके फ्री के हैं, क्योंकि अब उसको पता है कि 1/10 नहीं जाना उसने फ्लैट ने। तो इस तरह से ऑप्शंस चलती हैं। तो ओवरऑल इंडिया में जो लोग हैं ऑप्शंस खरीदते हैं, बहुत से लोग, आम पब्लिक। अभी तक जो मैंने सुन रखा है ऑप्शंस के बारे में कि
ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है। हाँ जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि वो बायर होते हैं ना जी। मैंने आपको बताया कि 80-90% सेल करने के लिए हमें चांस, पैसा ज़्यादा चाहिए। हाँ, सेबी ने मुश्किल बना रखा है। अब आपको बताऊं, जैसे रिलायंस का एक शेयर इंडिया अमेरिका में है, 100 शेयर का एक लॉट होता है हमारे यहाँ, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वहाँ पे, 100 शेयर का एक। इंडिया में क्या कर रखा है इन्होंने, अगर ऑप्शन बेचनी है ना आपने रिलायंस की, तो आपको 500 शेयर का एक लॉट बना रखा है। अब 500 शेयर रिलायंस के 1400 गुणे 500 1400 का रेट है, कितना हो गया जी? 9 लाख, नहीं 7 लाख के आसपास। 7 लाख, ठीक है, 500 शेयर, हाँ 7 लाख हो गए। तो 7 लाख जिसके पास होंगे तो वही तो बेचेगा ना। तो उन्होंने खरीदने के लिए पैसा नहीं मतलब चाहिए। आम आदमी के पहुंच से बाहर कर दिया। यस, आम आदमी से बाहर है, इसीलिए तो आम आदमी खरीदते हैं, क्योंकि खरीदने के लिए आपको 1000-2000 रुपया चाहिए। वो कहते हैं यार फ्री है चलो ले लो, क्या पता क्या बढ़ेगा। पता, हाँ लॉटरी, ये लॉटरी है। हाँ। जैसे आपने लॉटरी डाल ली 100 रुपए की, 10 लाख हो गए तो हो गए, चांस उसके 5% है या 1% है, लेकिन आपका वो जो लॉटरी खरीदी वो पैसे गए आपके, कभी वापस नहीं मिलेंगे आपको। तो इंडिया में जो लोग है ना, ऑप्शंस, फ्यूचर और ऑप्शन खरीदते हैं सारे लोग मरते हैं, कोई 10,000 को, 5,000 को, 2,000 दे दे के जाता, वो अपने उन्होंने अपना पेट बड़ा कर रखा है, उसमें भरते जाते हैं, अपने ड्रम भर रहे हैं लोग। जो सेलर है, सेलर ही कमाता है ऑप्शंस में। तो सर अभी जैसे आपने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता दिया, वेल्थ बनाने के लिए स्टॉक मार्केट से क्या अप्रोच रखनी चाहिए एक आम आदमी को, कि अगर उसे वेल्थ बनाना है लॉन्ग टर्म में, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, 2 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग तो वो हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर वो पंगा ना लें, वो म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। ओके, ठीक है ना, SIP कर दे म्यूचुअल फंड की। ETFs आए हैं आजकल, म्यूचुअल फंड से भी मैं ETFs को ज़्यादा प्रेफर करता तो हूँ। म्यूचुअल फंड्स में भी सर बहुत सारे फंड्स हैं। हाँ जी, तो लोग उसमें परेशान हो जाते हैं, भाई कौन सा फंड बढ़िया है? देखिए उसकी बहुत फ़र्क नहीं होता म्यूचुअल फंड में मोस्टली। तो उसमें उसकी मैनेजमेंट देखो आप, कौन सी मैनेजमेंट है, उसके जो पास्ट रिकॉर्ड देखो, किसी म्यूचुअल फंड में उसका पास्ट पिछले 5 साल का क्या रिकॉर्ड है उनका, अच्छा बना के दे रहे हैं, मार्केट को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं। मार्केट अगर 10% बढ़ रही है, कोई म्यूचुअल फंड 12% पिछले 3 साल से दे रहा है, इसका मतलब मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उसकी हिस्ट्री देखो, उसकी मैनेजमेंट देखो, किस कंपनी का म्यूचुअल फंड है, ये 2-3 चीज़ें देख के लगा दो। और आप उनको पैसा दे दोगे, वो आपके बिहाफ पे शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, उनको पता है कौन से खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं। या आप इंडेक्स ही ले लो, निफ्टी ले लो, निफ्टी का ETF ले लो। तो ये तो होता है उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर आदमी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा वो खा जाते हैं। एक्सपेंस हो गया, बाकी वो डिटेल में वहाँ क्या जाना, वो बायस्ड बाइंग सेलिंग होती है उनकी। वो डिटेल वाली थोड़ी बातें हो रहे हैं, उसको छोड़ो। उसके बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत सीखो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगाओ। 10-12% से कोई करोड़पति नहीं बन सकता, ठीक है, अल्लाह अनटिल आप 20 साल, 30 साल, 40 साल इंतजार करो। बेहतर ये है कि आप अच्छे स्टॉक्स के बारे में एजुकेशन करो, उसकी बैलेंस शीट देखो, स्टॉक्स के फंडामेंटल देखो। एक आजकल चला हुआ है चार्ट्स बेचने का धंधा चला हुआ है यूट्यूब पे, लोग बड़े बड़े लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके ये आपको ये समझाए, टेक्निकल समझाएंगे। भैया ये स्टॉक मार्केट में जो चार्ट्स का धंधा है, टेक्निकल्स का धंधा है, इसमें मत ही पढ़ो। इसका कोई लंबा चौड़ा, ये कहते हैं चार्ट्स है, ये कैंडल बन गई, ये शेयर ट्रेंड। चार्ट हमेशा पास्ट का होता है, फ्यूचर का कभी चार्ट नहीं बना। आज बना कोई नहीं बना, पिछली हिस्ट्री होती है। वो चार्ट पिछला देख के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जाए, ऐसे कि अब आगे ऐसे जाएगा। नो, अब चार्ट्स बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। आज अगर ट्रंप कोई बकवास कर दे है नहीं, या किसी के साथ युद्ध लग जाए, बम फूट जाए, तो चार्ट क्या करेगा? उसको पता है क्या कि ये क्या होने वाला है। अब जैसे पिछले साल इलेक्शन हुए थे, तो मोदी जी ने 370 सीटें लेनी थी, उनकी कम आई, 270-60 आई, तो मार्केट 5,000 पॉइंट गिर गई थी। तो वहां कौन सा चार्ट सही हो गया? सारे चार्ट फेल हो गए। अगले दिन 5,000 पॉइंट ऊपर हो गई, तो वहां कौन सा चार्ट काम करेगा? चार्ट एक मृग तृष्णा है, जैसे होता है ना, मतलब बिल्कुल मूर्ख बनाने वाला धंधा है, पैसे बनाने का धंधा है। लोगों को समझा के समझ किसी को आता है कि नहीं आता। यूट्यूब पे बड़े सारे लोग हैं, मैं आपको चार्ट समझाऊंगा, मैं आपको टेक्निकल समझाऊंगा। वो डे ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स काम करते हैं। तो डे ट्रेडिंग तो वैसे ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि कोई बंदा बड़ा से बड़ा ट्रेडर चैलेंज करके कह दिया 10 साल से मुझे दिखा दे अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट कि मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 10 साल में ये मेरा प्रॉफिट है, ये लॉस है। हाँ, एक बार कोई गया 5,000 लेके डे ट्रेडिंग में, उसके 10 बन गए, मान लिया मैंने, बन सकते हैं। जैसे कसिनो में कंसिस्टेंसी में नहीं बन सकते, कंसिस्टेंसी में नहीं, अल्टीमेटली आप हारोगे, क्योंकि मैथ ऐसा है। एक और बात बताऊं, जी जो डे ट्रेडिंग है ना, ये पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हम 5 आदमी इस कमरे में बैठे हैं,
10-10 हजार रुपया हम लेके जुआ खेलने बैठे, डे ट्रेडिंग करने बैठे, हाँ। तो वो 50,000 ही है, बाहर से कोई पैसा नहीं आना, वो 50,000 ही आपस में बट रहा जा है। रहा है। आप मेरा ले लोगे, मैं उसका ले लूंगा, वो उसका ले लेगा, एक आदमी 4 आदमी खाली जाएंगे और एक आदमी 50,000 लेके बाहर जाएगा, ऐसे होगा। बिल्कुल। पैसा जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो सभी इन्वेस्टमेंट में पैसा जनरेट होता है, वेल्थ जनरेट होती है। 10 साल के बाद रिलायंस है, आज 1400 है, 10 साल के बाद अगर ये 3000 होता है, हर आदमी ने कमाया, वेल्थ जनरेट हुई, क्रिएट हुई वेल्थ, सबने पैसा कमाया। लेकिन ये जो डे ट्रेडिंग है, इसमें कहीं भी पैसा बाहर से नहीं आ रहा। और कोई आदमी अगर मुझे कह दे कि मैं कमा रहा हूं डे ट्रेडिंग करके, मैं कहता हूं या तो कंप्यूटर कोई कमा सकता है या फिर भगवान कमा सकता है। लाखों में से एक होगा कोई अगर कहे कि मैं इतनी देर से, क्योंकि आप इमोशंस पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते और कभी भी राइट हो ही नहीं सकते। फ्लिप ऑफ ए कॉइन है, हार गए जीत गए, हार गए। अगर मैं आपको ये कहूं कि फ्लिप करना है ये कॉइन, ठीक है ना, सन आना है या बूत आना है, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। अच्छा, उसमें से कहना भी हर बार जो भी 10 रुपए की शर्त है, 1 रुपया मैं ले लिया करूंगा आपसे, 10 आप जीते आपको 9 दूंगा, हारे आपसे 10 लूंगा, ठीक है। तो आप 1 महीना खेलते रहो, कैलकुलेट कर लो आप कितना हारोगे। 50% टाइम आप जीतोगे, 50% टाइम आप हारोगे। लेकिन 1 रुपया जो जीतने में हर बार आप दे रहे हो, जीत रहे हो 10, दे रहे हो मतलब जीत रहे हो 9, हार रहे हो 10, 1 महीने के बाद अंदाजा लगा लो आप कहाँ हो गए। हालांकि जीतो, चाहे 60% बेट्स भी आप जीत लो तो भी आप लॉस, तब भी आप लॉस में जाओगे। ये होता है स्टॉक ब्रोकर। क्या कर रहे हैं स्टॉक ब्रोकर की बिल्डिंग देखो जाके, भैया इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने एम्प्लॉइज है, एयर कंडीशन लगे हैं, 10-10 20-20 एम्प्लॉई वहां पे काम, कहां से सैलरी आ रही है? कोई जनरेट हो रहा है पैसा? क्या ब्रोकरेज कमीशन। उन लोगों की जो डे ट्रेडर है ना जी, वहां जाके उनको पैसा देते हैं कमीशन में। और वो जो डे ट्रेडर हैं उनको वो ऐसे उनकी सामी है, वो सामी समझते हो? असामी, असामी होता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, हाँ, तो उनको आप बुला के बिठाते हो, चाय पिलाते हो, ठंडा पिलाते हो, उनको शाम को डिनर पे भी ले जाओगे, क्योंकि आपको रोज 2-3 हजार रुपया कमा के दे रहा है वो, कई साल से खेल रहा है जुआ। उससे पूछो एंड में क्या हुआ, ब्रोकर को क्या लेना देना, आप अपने रिस्क पे ले रहे हो। जब आप लॉग इन करते हो आप अकाउंट में, तो सेबी की एक वार्निंग आती है लॉग इन करते ही कि 93% पीपल आर लूजिंग मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो बी केयरफुल। तो 93% लोग हार रहे हैं। तो ऐसा काम करना क्यों है भैया? तो लोग कहते हैं कि वो 7% में हमको आना है, तो कितने परसेंट चांस है? अच्छा, वो 7% वही नहीं रहेंगे, बड़े बड़े बैंक बदलते रहते हैं। जो 93% हारे, 7 अच्छा, जीते, हाँ। अगले साल या अगले महीने वो 7 भी 93 में आ गए। हाँ, वो जो 93 वाले हैं वो उसमें से 7 निकल के वो 7 बन गए, राइट। लेकिन वो तो ऑलरेडी हारे हुए हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत वहां से कमा लिया। और एवरेज कितना कमाती है सेबी की फिगर, ये भी देखो। एवरेज जो 7% है उनमें से 95% पीपल 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमाते। सेबी की फिगर है। तो कमाता कौन है? सारी कमीशनें जा रही हैं, सब कमीशनें जा रही हैं, कमीशनें जा रही हैं और इंडियन गवर्नमेंट कमा रही है टैक्स पे। यस, टैक्स कमा रही है अभी 78,000 करोड़ कुछ तो जी टैक्स। तो लोग उसके झांसे में आ रहे हैं और इसी के प्रोग्राम बेच रहे हैं, लोग चार्ट्स बेच रहे हैं। मेरे को इतने साल हो गए काम करते हुए, मैं अभी अपने को आप इतना सियाना बना लो, इतना मार्केट को लर्न कर लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एमडी डॉक्टर एमडी करके आता है, वो मरीज पहले दिन वो क्लिनिक खोलता है, उसके बाद मरीज आता है, उससे पूछता है भैया क्या है आपको, क्या है, 10 तरह के सवाल पूछेगा, फिर भी उसको डायग्नोस नहीं कर पाएगा। फिर उससे कहेगा भैया तू ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, एक्सरे करवा ले, सब कुछ कराएगा, फिर जाके उसको पता लगेगा इसको बीमारी क्या है, इतना खर्चा होने के बाद, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। एक गांव में आरएमपी समझते हो ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, गांव में जो छोटे छोटे क्वैक्स बन के डॉक्टर बैठे होते हैं, भैया उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, झोला छाप जिसको बोलते हैं। हाँ जी, ये लगा लो, उससे थोड़ा बेहतर बीएमएस लगा लो, बीएमएस वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर बने होते हैं। भैया उन्होंने 14 लाख मरीज देख रखे। वो मरीज आता है, उस बोलने से पहले उसको पता चलता है इसको बीमारी क्या है, ठा करके उसको दवाई देता है, हाथ ऐसे पकड़ के बता देते हैं। राइट, देखा ना आपने ऐसे। जी जी। तो छोटी ठीक है, सर्जरी है, कोई कैंसर हो गया, कोई बड़ी बात होगी, फिर तो चलो इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, आपको एमडीएमएस की जरूरत है। लेकिन मैं जैसे हूं, मैं तो कहता हूं आरएमपी या बीएमएस जो है वो ही बेहतर है। अब डेल्टा है जी, इसका फिबोनाची चार्ट क्या होता है, 20 डे मूविंग एवरेज, ऑल दीज थिंग्स मेरे को पता सारी हैं, लेकिन मैं देखता नहीं, मैं चार्ट जरूर देखता हूँ। चार्ट से क्या होता है कि आपको उसका पता चलता है कि चाल कैसी है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है। वो एक आरएसआई फैक्टर होता है वो कि भाई आपका जो स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट के कंपैरेटिवली ओवर परफॉर्म कर रहा है या नहीं।
अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गई है, 2% ऊपर गई है, आपका स्टॉक 1% ऊपर गया है, तो इट्स उस कहते हैं RSI वीक है उसकी, ठीक है ना। तो आप उसको देखते रहो कि पिछले 6 महीने में मार्केट अच्छी है, तो लेकिन ये स्टॉक कम परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आप उस हिसाब से चार्ट्स को देखो। लेकिन चार्ट के बेस पे ट्रेड लेना डे ट्रेडिंग में बिल्कुल अंधाधुंध चक्कर है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कैसीनो में जैसे रहा, तो लोग जब जुआ खेल रहे होते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता कि रूलेट एक गेम है। रूलेट समझते हैं? रूलेट, हाँ। रूलेट, तो रूलेट में क्या होता है कि रेड या ब्लैक आता है, या नंबर पे लगाओ या रेड ब्लैक पे लगाओ या इवन ऑड पे लगाओ। तो लोगों को समझ नहीं आता। मैं अक्सर देखा है वो ना कॉइन लेके ऐसे करे, ये बुत आ गया तो मैं रेड लगाऊंगा, वो उनको पता कुछ नहीं होता ना। 50-50 चांस है रेड और ब्लैक के, ठीक हो गया। लेकिन वो उनको कोई कारण चाहिए होता है कि किस पे लगाना है, तो वो टॉस कर लेते हैं। तो उसी तरीके से ये जो चार्ट देखते हैं, अच्छा ये ले लें, यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ माइनस कर दें, जो चार्ट देख लेते हैं, ये चार्ट बस वही सन बुत वाला चक्कर है और कुछ नहीं है। चार्ट में भ्रांति है लोगों की, और प्रमाण सामने है आपके, लोग हार रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे तीसरा जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का, उसमें लगाओ। और मोस्टली जैसे क्रिएटर्स भी जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो जो आम जनता है इनको ही देख के इन्फ्लुएंस होती है। जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है कि मैं इतनी महंगी गाड़ी ले रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ही है, या फिर मैं दुबई में रह रहा हूँ, तो उसको देख के लोग समझते हैं कि हाँ ट्रेडिंग में सच में पैसा है, डे ट्रेडिंग में चलो इसमें हम काम करते हैं। तो आम आदमी इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। बस वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं ना, या यूट्यूब से कमा रहे हैं, कोर्सेज से कमा रहे हैं, जो आपने बताया चार्ट बेच रहे हैं, बिल्कुल, तो उससे कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका फी ले रहे हैं और ब्रोकरेज से कमा रहे हैं। तो ये उनके इनकम सोर्सेज हैं, सही है। बट वो क्या बोल रहे हैं कि हम डे ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, और उस चक्कर में लोग आके उनको फॉलो करते हैं और फिर लॉस करते हैं अपना। किसी ने आपको अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाया रेगुलरली लाइव? कितने लोगों ने दिखाया? अभी लाइव दिखा रहा हूँ, ये मेरा पिछले 1 साल से ये प्रॉफिट बना है, ये मेरा लॉस बना है। बहुत ही रेयर होंगे, अगर होंगे भी तो। डे ट्रेडिंग वाले, डे ट्रेडिंग में मैंने किसी का भी आज तक नहीं चार्ट देखा, क्योंकि मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, ये अकाउंट है और ये मैं पैसे कमाता हूँ। मैं जो करता हूँ, मैं हर महीने फर्स्ट वीक में अपना प्रॉफिट लॉस 1 साल का दिखाता हूँ। पिछले 1 साल से, जैसे जून से जून, जुलाई से जुलाई, अब अगस्त पहली से अगस्त पहली। कल मैंने एक पॉडकास्ट किया किसी के साथ, तो मैंने लाइव अपने अकाउंट में लॉग इन करके दिखाया कि ये मेरा 1 साल का प्रॉफिट है, ये 6 महीने का, ये 3 महीने का। जो मैं करता हूँ मैं आपको दिखाया कि क्या 1 साल में मैं डबल करता हूँ अपने पैसे, और मैंने दिखाया कंसिस्टेंटली। उसकी वीडियो आप अगर 2-4 दिन में आ जाएगी, आप देख लेना। तो आप रिवील करना चाहेंगे अभी पोर्टफोलियो आपका क्या होगा? मेरे बहुत से अकाउंट हैं, ठीक है। मेरी वाइफ का अलग से अकाउंट है, हमारा एक वाइफ का और मेरा जॉइंट अकाउंट अलग है। मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट है इंडिविजुअल का, मैं उसका बताता हूँ आपको। उसमें $7 लाख है मेरे इस टाइम, आज की वैल्यू $7 लाख। हाँ, $7 लाख हैं। तो आज 3,000 बढ़े हुए हैं, तो 7 लाख 3,000 लगा लो। अभी मार्केट चल रही है लाइव इस टाइम अमेरिका की। मैं उसमें लगभग 97% रिटर्न लिया मैंने पिछले 1 साल में। तो लगभग ये लगा लो कि 3.5 लाख, हाँ 3.5 लाख से 7 किए उस अकाउंट में मैंने। तो वो मैं दिखाई है मैंने, कल रात को ही दिखाई है मैंने लाइव पे, ये देख लो। तो ये एक स्ट्रेटजी है, उसमें मैं ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। मैं तो लाइव बताया हुआ है कि ये प्रीमियम है, ये सौदा करो आप, ये प्रॉफिट है। लेकिन वो अमेरिका की मार्केट में। आई विश आप इंडिया के लोग अमेरिका में स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेरिवेटिव्स में नहीं कर सकते, ऑप्शन में। अगर ये कर पाते तो मेरा तो दिल चाहता है कि मैं करोड़ों बंदे यहाँ के करोड़पति बना दूँ। और लेकिन अगर मैं अमेरिका में, इटली में, कनाडा में, जो वहाँ के लोग हैं वो मेरे बहुत कंटेक्ट में अब आ रहे हैं। जब से मैंने दिखाया उनको कि यार अच्छा हमें भी बताओ, तो बहुत से लोग पैसे बनाना शुरू हुए, क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे। तो मेरी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास अभी पिछले 4-5 महीनों से पहुँच रही है। अब मेरे पास काफ़ी लोग हैं, और मैं कभी भी यूट्यूब से, पहले दिन से मैंने डिसाइड किया और डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं कभी यूट्यूब से पैसा नहीं मैंने बनाना। पैसे बनाने का मेरा मकसद नहीं है। तो मेरे को एजुकेशन देना है। मुझे खुशी यही मिलेगी कि अगर किसी को मैं समझाऊँ कॉल्स एंड पुट्स, मुझे खुशी मिलती है कि कोई समझने वाला हो तो उसको मैं समझाऊं। एक कनाडा में बच्चे का फ़ोन आया कि वो लॉस में था, काफ़ी पैसा वैसा नुकसान हो गया उसका। मेरी सारी वीडियोस देखता है, उसका मेरे को ईमेल आया, ईमेल देता हूँ उसमें, फिर उसने फ़ोन नंबर मांगा, फ़ोन नंबर दिया। एनीवे, मैं और मेरी वाइफ अपने घर से 3 घंटे की ड्राइव करके उसके घर गए टोरंटो में। उसके घर जाके उसको बड़ा अच्छा, उससे साथ पर्सनल रिलेशन जैसे प्यार मोहब्बत होता है, उसको समझाया। उसको मैंने अगले 2 महीने लगभग हुए, 2.5 महीने, 2-2.5 महीनों में उसको जितना मैंने समझाया उसने वही किया जो मैं कहा। तो अच्छे पैसे बनाए, और उसने वो थैंक यू रोज़ मुझे करता है। तो पैसे, अंधाधुंध पैसे हैं स्टॉक मार्केट में।
स्पेशली अमेरिका की मार्केट में। ये नहीं कि इंडिया की मार्केट में नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि इंडिया की मार्केट ने अभी बहुत ऊपर जाना है, बहुत चांस है इंडिया की मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए और स्कोप है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है ना, लोग सोचते हैं यार इंडेक्स, जब मैंने शुरू किया 1988 में 600 था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, 600, अभी 83,000 है लगभग। तो कितने पैसे बन गए लोग, तो अब तो बहुत हो गया। ऐसा नहीं होता, जब सोना 50,000 पे तोला हुआ था ना, ओ 50,000 हो गया यार, इतना महंगा हो गया, हम ले लेते, अब लाख हो गया। 2-4 साल बाद हम यहीं बैठ के बात कर रहे होंगे, 2 लाख होगा। बिटकॉइन ले लो, मैं पिछली विजिट पे यहाँ आया था, 78,000 के करीब था, तो मैंने पॉडकास्ट 2-3 किए, उनमें मैंने कहा बिटकॉइन लाख पार कर जाएगा बड़ी जल्दी। तो अब दोबारा आया हूँ 4 महीने के बाद इंडिया, अभी 1,19,000 हो चुका है। हाँ। ये चीजें जो है ना बढ़नी ही बढ़नी। इंडिया की स्टॉक मार्केट तो बहुत ऊपर जानी है, क्योंकि आप अंदाजा लगाओ कहाँ इंडिया की मार्केट। एक कंपनी अमेरिका की एनवीडिया, 4.5 ट्रिलियन उसकी मार्केट कैप है, 4.5 ट्रिलियन। इंडिया का पूरा मार्केट 4.5 ट्रिलियन है, तो उससे अंदाजा लगो। ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा, इंडिया की ऐसी एनवीडिया पैदा होंगी, इससे इंडिया की कंपनियां बड़ी बनेंगी। अब HDFC वर्ल्ड का 4थे नंबर का बैंक बन चुका है, वर्ल्ड में बैंकों में 4थे नंबर का बैंक है HDFC। इट्स ए ह्यूज कंपनी, प्रोफेशनली मैनेज्ड है। इसी तरह से और कंपनियां आगे आएंगी, तो आने वाले टाइम में ये शेयर तो बहुत सस्ते हैं और बहुत ऊपर, क्योंकि अमेरिका की ग्रोथ है 2-2.5%। डेवलप्ड कंट्री किसी भी की 2-2.5% बड़ी अच्छी ग्रोथ है, ओ कमाल होगी। यहाँ पे 7% ग्रोथ है, तो ये कैचअप हो रहा है ना जी। 10-20 साल 30 साल के बाद ये कैचअप होगा। क्या मार्केट कैप ऐसी थोड़ी इंडिया की रहेगी कि अमेरिका की एक कंपनी यहाँ की सारी मार्केट, नो, इंडिया में भी कंपनियां ऊपर आएंगी। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी आपने बिटकॉइन छेड़ा, तो आप क्रिप्टो को एसेट मानते हैं? क्रिप्टो एक एसेट है अब, यस। मेरे को 10 साल लग गए इसको मानने में। अच्छा। 2010 में बिटकॉइन $2 का था, $2 का, तो लोग ले लो, मैंने विश्वास, क्योंकि हम थोड़ी ओल्ड जनरेशन का आदमी है, ठीक है। आई डेंट बिलीव इट कि ये सस्टेन करेगा। फिर 10,000 चला गया, 10,000 के बाद ये फिर 3500 आ गया, फिर 20,000 के बाद ये फिर 6500 आ गया। तो मैंने कहा ये तो भाग जाएगा, मार्केट से गायब हो जाएगा। आई डेंट बिलीव इट, आई एम ऑनेस्टली एडमिटिंग इट, कि अगर मैं बिलीव करता उस समय तो लगाता तो बनते पैसे खुद के बिटकॉइन, लेकिन मुझे बिलीव नहीं था। अब जब ये पिछले 2-3 साल से मेरे जैसे लोग अब बिलीव करने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इट इज़ ए रियलिटी, फ्यूचर इसका है। मैं क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्लैक रॉक, इलॉन मस्क, ये वो सारे अब सारे इसमें बिटकॉइन में लगाने। इवन अभी डोनाल्ड ट्रम्प में जीनियस एक्ट, कोई तो अभी कुछ दिन पहले की बात है जी। ऑल्सो अभी उनका एक स्पीच आया था जिसमें बोलते हैं कि मैं अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहता हूँ जी। इसको रेगुलराइज अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बगैर अब चल ही नहीं सकता भैया। एक बात आपको और बता दूं लोगों के लिए, आने वाले टाइम में याद रखें, अमेरिका का जो डॉलर है ना, US डॉलर, इसको तबाह होना है, होना ही होना है इसने किसी दिन। तो आज हो, 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, तो ये बिटकॉइन और गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? गोल्ड का डबल के करीब हो गया गोल्ड। 1800 था 3 साल पहले, मैं आउंस की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन डॉलर्स में $1800 का पाउंस था। और मैं लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज दे के सबको धक्के से, भैया खरीदो, गोल्ड खरीदो। अब 3400 हो चुका है, डबल हो चुका है। तो क्यों हो रहा है? गोल्ड बिटकॉइन क्यों बढ़ रहे हैं, स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं? क्योंकि US डॉलर ने खत्म होना है, उसका अंत है। क्यों कि डेट जो है, उधार बहुत चढ़ा हुआ है अमेरिका गवर्नमेंट के ऊपर, लगभग $35 ट्रिलियन का कर्जा है उनके ऊपर, उसका ब्याज बनता है $2 ट्रिलियन एवरी ईयर। तो कमाई उनकी 1 ट्रिलियन से भी नहीं है, ऊपर नहीं है। तो 1 ट्रिलियन माइनस में जा रहा है, और उधार ले रहे हैं, और उधार, तो इतना अनसस्टेनेबल हो गया। तो ये उधार कहाँ से आ रहा है उनके पास? लोग देने को तैयार बैठे हैं ना। ये ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, डेट इशू होता है। अमेरिका, हर गवर्नमेंट, इंडिया भी करती है, वो पेपर छापते हैं कि धारक को मैं $10,000 का ये दे दिया सर्टिफिकेट, वो $10,000 आपसे लिए, आपको 6%, 5%, 4%, 3%, डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन के, 1 साल का है, 6 महीने का है, 2 साल का है, 5 साल का है, उसके हिसाब से आपको ब्याज देते हैं वो। तो आप कहते हो अभी सिक्योर्ड है अमेरिकन गवर्नमेंट, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। चाइना, हर कंट्री ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा रखे हैं। सारे लोग देते हैं ना जी, क्योंकि डॉलर इज द ओनली करेंसी इन द वर्ल्ड जो हर कंट्री में चलती है, कोई और करेंसी नहीं चलती। तो इसमें इन्वेस्ट, वो कहते हैं भी जब डॉलर मिट्टी होएगा तो बाकी भी सारे मिट्टी हो जाएंगे। करेंसी का क्राइसिस आने वाला है, आज नहीं कल परसों, किसी दिन करेंसी का क्राइसिस आने वाला है। सब करेंसियां मिट्टी हो जाएंगी। करेंसी बोलते हैं फेक, हाँ, ये फिएट करेंसी होती है। ये फिएट करेंसी ही तो है ना। अब अमेरिका छाप रहा है नोट, उसे 3 सेंट लगते हैं $100 का बिल छापने में, 3 सेंट, ठीक है। वो $100 का बिल छापता है, बिल मतलब नोट जिसे हम कहते हैं, हम वहाँ उसको बिल कहते हैं। नोट एक छापता है $100 का, उसे आप इंडिया में लाते हो, चाइना में कहीं भी ले जाओ, $100 दो, उसका $100 का कितना सारा सामान खरीदो,
ले जाओ। वो सामान तो उनको 3 सेंट में मिला ना जी, वो डॉलर छापने में तो 3 सेंट लगे। तो ये कई सालों से चल रहा है। दुनिया सारी जो है ना अमेरिका के डॉलर्स में इन्वेस्ट करके हमें उधार दे रही है और हमारे बदले में हमसे डॉलर ले रही है। वो हम छापते रहे हैं, 24 घंटे प्रिंटिंग मशीन चल रही है। तो सर जैसे क्रिप्टो भी, तो जैसे अगर बिटकॉइन आप खरीद रहे हो तो उसको भी तो आप यूएसडीटी से या ऐसे ही स्टेबल कॉइन से आप खरीद रहे हो, तो जो स्टेबल कॉइन भी तो डॉलर से ही बैक्ड है। जी हाँ। तो फिर और अल्टरनेटिव क्या है? वही तो हुआ ना, डॉलर कमजोर होगा, बिटकॉइन बढ़ता जाएगा। नहीं तो फिर अगर जैसे अगर हमें सेल करना है तो कौन से करेंसी में सेल करेंगे फिर? नहीं तो डॉलर भी मिलेंगे ना आपको। डॉलर सस्ता होगा तो बिटकॉइन 4 लाख का हो जाएगा, ओके 6 लाख का हो जाएगा। आपको पता है अफगानिस्तान, अब तो करेंसी उन्होंने कंट्रोल कर ली, अफगानिस्तान में बोरी भर के जाओ तब जाके 1 किलो अनाज मिलता था। कोई तो ऐसी कंट्री है जहाँ पे ब्रेड वगैरह लेने के लिए भी कई देश हैं ऐसे। अब ये वॉन कोरिया ले लो, कोरिया का 1200, मैं वहाँ पे गया एक होटल में ठहरा तो मैंने आइस मंगाई बर्फ, तो कहते 1,32,000 वॉन की आइस है विस्की में डालने के लिए बर्फ। मेरे कहा 1,32,000 वो वॉन थे, तो डॉलर तो 4 ही बने। तो इस हिसाब से आपकी करेंसी जो है ना सारी कमजोर होंगी। अब मसला ये है कि इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। अमेरिका की करेंसी क्यों सस्टेन कर रही है? आप कह रहे हो भाई सबको पता है कि अमेरिका की करेंसी मिट्टी होनी है, पर भैया अंधा में काना राजा है। ये नहीं कि अमेरिका डेट में है तो बाकी कंट्रियां बहुत अच्छी है। जापान उससे भी बुरे हालात में है, इंग्लैंड उससे बुरे हालात में, चाइना का डेट ज्यादा है, सारी कंट्रियां, इंडिया फिर भी अच्छा है। इंग्लैंड का भी सुनने में आया था कि उन्होंने कोई बिटकॉइन हैकर्स के ग्रुप से या फिर लोगों से मतलब सीज किए थे और उस बिटकॉइन को बेच के इन्होंने अपने उसका कर्जा उतारा है थोड़ा सा। हाँ या 6 लाख बिटकॉइन के आसपास थे। लगभग 400% ऑफ जीडीपी कर्जा है उनका, इंग्लैंड का। जापान का 400 350% ऑफ जीडीपी, मतलब पूरी कंट्री का जीडीपी जितना है उसका हमारा तो अभी 120% है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। हमारी 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जो जीडीपी है। हाँ, तो 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। अब जापान की अगर 100 ट्रिलियन डॉलर, मैं जस्ट फिगर बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, 100 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है उसका 400 ट्रिलियन का कर्जा है। तो उनका कर्जा ज्यादा है या हमारा कर्जा ज्यादा है? तो येन जो है जापान का, उसको तो बाहर निकल जाए तो कोई लेने को तैयार नहीं है, तो डॉलर को लेने वाले तो बैठे ना। इसलिए हम अंधों में काना रहा है, जब तक डॉलर का कोई अल्टरनेटिव नहीं आता। जैसे ब्रिक्स की करेंसी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहाँ आई? 4 साल पहले सुनते थे अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आए, 4 साल हो गए ब्रिक्स को बने, तो 8-9 साल 10 साल हो गए, आज तक करेंसी नहीं लाई इनकी। क्यों? यूएस डॉलर का अल्टरनेटिव कोई नहीं है, गुंडागर्दी है उसकी गुंडागर्दी है, वो आने नहीं देता। अब रशिया के साथ क्या किया उसने? स्विफ्ट सिस्टम उसके हाथ में है, रशिया के एसेट सारी खा गया। हाँ। अमेरिका धक्का बदमाशी करता है लेकिन उसकी चलती है, उसके लोग परेशान हैं, ट्रंप से बकवास करता है, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो जैसे न्यू सेंस वैल्यू, आप समझते हैं ना। एक मोहल्ले में गुंडा है, वो भैया उसके पास ताकत है, उसके पास 4 हथियार हैं, 6 बंदे हैं, तो उसके खिलाफ बोलेगा नहीं, उसको बोलेगा नहीं। वो चाहे बदमाशी करे, चाहे बाहर खड़ा होकर गाली निकाले, आपको नमस्ते करनी पड़ेगी। वो हिसाब रखा है, लेकिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई होएगा। आपके हिसाब से बिटकॉइन इतनी वैल्यू क्यों होल्ड कर रहा है? $1,19,000 तक पहुंच गया। क्योंकि इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है। 21 मिलियन बिटकॉइन टोटल है, बाकी करेंसियां जो है वो अभी माइनिंग हो रही जा रही है। इसकी 21 मिलियन लिमिटेड है, लिमिटेड क्वांटिटी है, तो इसलिए इसके डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले हम अगर कमरे में 10 आदमी हैं, 2 आदमियों के पास है, तीसरा कहता है यार मुझे भी लेना है, मैं तो नहीं बेचता, आपके तो मैंने नहीं बेचना, फिर कहाँ से लेगा वो? और प्राइस बढ़ाएगा, प्राइस बढ़े, ओकेगा यार अच्छा तूने 10 का लिया था, मैं 12 का लेता हूँ। आप कहते मैं तो नहीं बेचता 12 का, अच्छा यार 15 का ले ले, 15 ही ले ले, मेरे को चाहिए एक बिटकॉइन, अच्छा यार चल 15 ले ले, 15 का भाव बन गया। फिर दूसरा कहता है इसने 15 का ले लिया, वो मेरे को कहेगा यार, मैं कहा 15 तो उसने बेचा, मैं तो 20 में बेचूंगा, अच्छा यार 20 का ले। इस तरह से इसके भाव, इसकी डिमांड पूरे दुनिया में 21 मिलियन सिर्फ बिटकॉइन है। लेने वाले रोज बढ़ रहे हैं। आप बताओ 5 साल पहले क्रिप्टो का इंडिया में कौन नाम लेता था? अब ले रहे हैं, अब हर बंदा क्रिप्टो में, मेरे जानने वाले बिटकॉइन काफ़ी लोगों ने रख रखा है, तो और वो बेचने नहीं है, जो पुराने वो बेच नहीं रहे हैं। 21 मिलियन में से भी साहब मेरा ख्याल 15-18 मिलियन तो पड़ा हुआ लोग बेचते नहीं है। 19.5 मिलियन बता रहे हैं लोग अभी माइन हो चुका है। हाँ, तो थोड़ा सा ही रह गया ना बाकी वाला माइन होना, उसके बाद 21 मिलियन के बाद माइनिंग नहीं होनी उसकी। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका भाव तो बढ़ ही जाएगा। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इसका होता जाएगा। आई थिंक 60-70% मार्केट कैप का, जो भी क्रिप्टो का मार्केट कैप है, तो अकेले यही कॉइन होल्ड कर रहा है। यस, तो वैल्यू बहुत है ना जी। 2-3 टॉप के रह जाएंगे, इथीरियम है, ये बिटकॉइन है, सोलाना है, XRP है, उतले वाले 5-7 जड़े हैं वो रह जाएंगे। बाकी तो ये मीम कॉइन है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये तो देखा देखी आ गए ना जी मार्केट में, कि अगर आप बिटकॉइन नहीं ले सकते, आपको अच्छा यार को कॉइन का बच्चा आया वो ले लेता हूँ मैं,
वो छले ले लिया, वो बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा। अब तक तो यही हो रहा है, वो बिटकॉइन बढ़ रहा है, उसके साथ वो छोटे मोटे बढ़ रहे हैं ये, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है इनमें। ये तो बस जैसे कहीं फ्लैट बन गए अच्छी शहर में तो उसके दूर दूर खेतों के रेट बढ़ जाते हैं, हाँ। वहां थोड़ी फ्लैट बन जाने हैं, लेकिन उसकी कीमत जगह की वैसे ही बढ़ जाएगी। उस हिसाब से ये मीम कॉइन्स हैं, छोटे छोटे कॉइन्स हैं, सबकी कीमत बढ़ चुकी है। तो लोग पैसे बनाए, ये नहीं मैं कह रहा कि क्रिप्टो में लोगों ने पैसे नहीं बनाए, बनाए हैं, लेकिन वो मतलब हेल्दी नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है। लगाओ तो टॉप लीडर पे लगाओ। और जैसे बाकी के कंट्रीज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हैं क्रिप्टो में, इंडिया अभी कोई स्टेप्स लेते हुए नजर नहीं आ रही, आपका क्या कहना है? नहीं, लेना तो पड़ेगा सबको, अल्टीमेटली दिस इज अ रियलिटी, इसके द्वारा ही चलना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए ट्रुथ, ये आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही चलेगी। बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब हम कुछ साल पहले सुनते थे जी कि बैंक की ना ब्रांच नहीं होंगी, बैंक की ब्रांच, हम तो यार बैंक की ब्रांच ही नहीं होगी तो फिर कैसे बैंक चलेगा? अब हो गई ना, हमारे यहाँ कई बैंक हैं, सोफाई बैंक है जिसमें आज अभी रिजल्ट आए हैं 16% ऊपर है सोफाई, मेरी इसमें रिसर्च थी सोफाई बैंक, उसका ब्रांच एक भी नहीं है। नियो बैंक जिसको बोलते हैं, नियो बैंकिंग जिसको बोलते हैं, डिजिटल बैंक कह लो, फिनटेक कंपनी कह लो, ठीक है ना जी, पूरी सर्विसेज सारी हैं। अच्छा आप बताओ, अब मेरे पास बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट है, मैं पिछले मेरे ख्याल 2-3 साल से बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रांच में नहीं गया, जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं क्या करने जाऊंगा वहां, तो इसलिए बैंक की ब्रांच की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से अब ये जो आप कह रहे हो कि करेंसीज हैं, इवेंचुअली एक दुनिया में सिस्टम आएगा, आपकी ज़िंदगी में तो ज़रूर आ जाएगा कि ये सारा जो है ना ग्लोबलाइज हो जाएगा सिस्टम। ये अभी तो अंदाजे से चल रहा था, पहले क्या होता था कि आप एक चीज़ ले लो गांव में, दूसरी चीज़ उसके बदले में दे दो। आप गेहूं उगा रहे हो, कुछ कोई रुई उगा रहा है, आपने गेहूं दी और रुई ले ली, उस हिसाब से फिर करेंसी बनने लगी भी यार कभी रुई होती है कभी नहीं होती, तो ऐसा करो एक कॉइन बना देते हैं, तो आप एक मेरे को 1 किलो अनाज दोगे तो मैं आपको 1 कॉइन दे दूंगा, जब आपके पास रुई होगी कॉइन देके मैं रुई ले लूंगा। ऐसे सिस्टम बनता गया, करेंसी बनती गई। अब सिस्टम जो ग्लोबलाइज हो चुका है, अब लोग कंट्रीज मैनिपुलेट करने लगी हैं अपनी करेंसीज को, हर कंट्री प्रिंट करने लगी। जापान देखो कितना प्रिंट कर करके प्रिंट करी जा रहा है, उसका येन की वैल्यू देखो कितनी लो हो गई। अमेरिका प्रिंट करते जा रहा। तो कभी तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक दिन आएगा टेबल पे बैठेंगे सारे लोग, हाँ जी क्या करना है, सोल्यूशन तो ढूंढो। अब तो हो रहा है ना, मेरे चल रही मैं चला रहा हूँ, आपकी चल रही आप चला रहे हो, आपके घर में ये करेंसी चल रही है, आप प्रिंटिंग लगा के बेची, रुपया प्रिंट करके दे रहे हो, चाइना वाला अपना युआन प्रिंट करके दे जा रहा है, अमेरिका वाला अपना डॉलर प्रिंट करके मार्केट में फेंकी जा रहा है, तो इम्बैलेंस सा हुआ पड़ा है। तो उसको ठीक करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, टेबल पे बैठेंगे सारे, फिर तब फैसला होगा कि पहले फैसला होता था ऑयल के ऊपर कि किसके पास कितना ऑयल है, अब सोने के ऊपर होता था, अभी सोना किसके पास जितना है उतना उसकी करेंसी वो प्रिंट कर सकता है। आपको पता है गोल्ड के साथ करेंसी प्रिंटिंग का ताल्लुक था। निक्सन ने 1970 में आके कह दिया कि भैया, डॉलर के ऊपर लिखा होता था कि आप $35 में 1 आउंस गोल्ड ले सकते हैं, जब मर्जी किसी बैंक में जाओ डॉलर दो उनको एक, और $35 दो और 1 आउंस गोल्ड ले लो। तो इन्होंने प्रिंट करते रहे थे और इन्होंने फिर निक्सन ने मना कर दिया, अभी आज के बाद ये रूल चेंज कर दिया। उसके बाद दुनिया सारी ने आत चुका दी। इन्फ्लेशन तभी तो उसके बाद हुई है, अमेरिका में इन्फ्लेशन हुई, दुनिया में इन्फ्लेशन हुई, पैसे की कीमत कितनी कम होती जा रही है हर जगह। आप देखो, हम जब थे तो मैं 5,000 रुपये सैलरी लेता था, अब वही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेरी कंपनी जो जॉब है वो 1 लाख रुपये सैलरी ले रहा है 25 साल के बाद। करेंसी डिवेल्यूशन हो रही है, तो एक दिन आपको बैठना पड़ेगा टेबल पे, फिर होगा हाँ जी अच्छा कैसे प्रिंट करें, इक्वलिटी कैसे लाएं। या तो गोल्ड पे बात आएगी कि भैया गोल्ड आपके पास कितने हैं। आपको पता है बैंक ऑफ चाइना जो है पिछले 3 साल से धड़ाधड़ गोल्ड खरीद रहा है, शायद पता हो आपको। बहुत सारे कंट्रीज तो चाइना नंबर 1, क्योंकि चाइना इज इन कंपटीशन विद अमेरिका कि हमारी करेंसी वो परस्यू कर रहा है कि इस डॉलर जब खत्म होएगा, डॉलर मरेगा तो कोई तो जिएगा, तो जिसने जीना है उसके लिए कई कैंडिडेट तैयार है। इंडिया कहता है भाई मैं अकेला, चाइना कहता तू कैसे भाई, मैं चाइना, तो इंडिया कहता तू कैसे, हम भी हैं। तो फिर ये ब्रिक्स इन्होंने निकाला, अभी ब्रिक्स मिलके, हम ब्रिक्स की 10-12-15 कंट्री इकट्ठी मिलके करेंसी निकाल देते हैं अमेरिका की टक्कर में। अमेरिका से तो सारे दुखी हैं लेकिन इकट्ठे नहीं हो पा रहे। तो कल को बैठेंगे फिर होंगे भाई तेरे पास कितना गोल्ड है, तेरे पास कितना, आपकी करेंसी की वैल्यू फिर उतनी बनेगी, आपकी इतनी बनेगी। पहले ज़माने में गोल्ड से करेंसियाँ की वैल्यूएशन लाई जाती थी, अब हो सकता है अगली बार बिटकॉइन पे ना बात आ जाए कि भैया बिटकॉइन किसके पास कितना है, उस हिसाब से करेंसी का वैल्यूएशन लगा देते हैं। हो सकता है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि मुझे पता है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। किसी चीज़ पे तो आकर टिकना पड़ेगा ना,
कि कोई चीज़ तो ऐसी आपस में बनानी पड़ेगी, ये आपकी कॉमन चीज़ है, इसके हिसाब से लगा लेते हैं, आपके पास इतना है, आपके पास इतना है। गोल्ड बताया जाता है अराउंड 20 ट्रिलियन के बराबर है और बिटकॉइन अभी 2-2.5 ट्रिलियन के आसपास है। गोल्ड के बराबर पहुंच पाएगा बिटकॉइन या बीट कर पाएगा? देखिए मुश्किल है, वो इसलिए कि ना गोल्ड एक हजारों 5,000 साल से पुराना एक्सेप्टेड वैल्यू माना जाता है। कोई और ऐसे नहीं हुआ। गोल्ड के बाद सिल्वर है थोड़ा बहुत, लेकिन गोल्ड ही है। और चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, हर किसी को गोल्ड की वैल्यू पता है। राइट। हाँ, बिटकॉइन को तो अभी जो जानते हैं इसके बारे में उन तक ही इसके बारे में। बिल्कुल। और बिटकॉइन का ये भी नहीं ना अब पता चलता कि अभी बिटकॉइन कहाँ किसके पास है, इंडिविजुअल लोगों के पास है। तो जब करेंसी प्रिंटिंग की बात आती है, वो तो फिर जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है या ट्रेजरी है आपकी, उसके पास जो गोल्ड है, बैंक ऑफ चाइना है उसके पास कितना गोल्ड, लोगों का कैलकुलेट करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा दुनिया में पूरी में इंडिया हाउस होल्ड गोल्ड है। लेकिन वो हाउस होल्ड गोल्ड काउंट नहीं करता। जब फैसला आएगा कि कंट्रीज के बाद, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना गोल्ड है वो काउंट करेगा। बैंक ऑफ चाइना के पास कितना गोल्ड है वो काउंट करेगा। इस टाइम अभी भी अमेरिका के जो फेडरल बैंक है हमारा, आरबीआई जिसे आप कहते हो, वहाँ पे फेडरल बैंक है, उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है। लेकिन अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो इंडिया दुनिया में मेरा ख्याल है 40% गोल्ड दुनिया का इंडिया के पास है। लेकिन वो काउंट नहीं होगा, वो लोगों की इंडिविजुअल चीज़ है। अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट लोगों से गोल्ड छीन ले कि भैया कोई बंदा गोल्ड 5 तोले से ज़्यादा नहीं रख सकता। वैसे भी लिमिट तो है ही है यहाँ पे भी। अच्छा, लिमिट है? हाँ, लिमिट है कि 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं रख सकते। और मतलब फीमेल के लिए थोड़ा ज़्यादा है, मेल के लिए थोड़ा कम है। हाँ, तो कल को गवर्नमेंट ये रूल बना सकती है ना भी हमें गोल्ड चाहिए, हमारे करेंसी का झगड़ा हो रखा है, लोगों से कह भी वापस दो, बैंक से पैसे ले लो, इतने ये पैसे दे दिए, आप गोल्ड सारा जमा कराओ, वरना इलीगल है गोल्ड सारा। मैं तो कहता हूँ ऐसा करना चाहिए। इतनी हमारे पास एसेट्स इंडिया में पड़ी हुई है। अब तिरुपति मंदिर है, वहाँ पे गोल्ड के कमरे भरे पड़े हैं, वो उसका कोई रिटर्न आ रहा है? वो भैया इसको काम में लाओ। गोल्डन टेम्पल में अमृतसर इतना गोल्ड ऊपर चढ़ाओ, इतने टन गोल्ड, अब भैया क्या उसकी बजाय कोई और लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और फिर मैं दूसरी तरफ धर्म की तरफ आ रहा हूँ कि लोगों के सेंटिमेंट्स दर्द लोग कमेंट करने लगेंगे वीडियो पे। तो नहीं, पर सच्चाई तो यही है ना। आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है और आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है या सड़क बनी हुई है, टूटी हुई है, अब उस पर रोज मतलब हॉस्पिटल चाहिए, आपको हॉस्पिटल जरूरी है या गोल्ड घर पे जरूरी है? जहाँ एक तिरुपति में जो बंदा गोल्डन या गोल्डन टेम्पल में जो बंदा गोल्ड दे के आता है, किलो गोल्ड दान करके आ जाता है, वो भैया 6 टन वहां पे वैसे गोल्ड पहले पड़ा हुआ है, आपने 1 किलो और दे दिया, कोई फर्क पड़ गया उसको? उस टेम्पल को, उस गुरुद्वारे को कोई फर्क पड़ गया? समुद्र में 1 लोटा पानी देने के बराबर। राइट। तो लेकिन अगर आप उसी पैसे से किसी गांव में स्कूल खुलवा देते हो, वहां से 600 बच्चे 800 बच्चे पढ़ के देश के लिए कुछ काम करते, तो वो बढ़िया है कि वो बढ़िया है? मैं तो ये सोचता हूँ, अपने अपने विचार हैं लोगों के। मैं तो धार्मिक स्थलों को पैसे डोनेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि पैसे देने हैं तो आप मदद करो लोगों की। बच्चे हैं, ऐसे इंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, वो पैसे की वजह से आगे निकलने नहीं जा पा रहे, उनको लैपटॉप चाहिए, उनको गैजेट्स चाहिए जिससे वो अपना उनका अंदर उनके सपना है, वहाँ हेल्प करो। ग्रेट सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी इनसाइट्स आपने शेयर करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और खास करके जो ऑप्शंस के बारे में जो चीज़ें आपने बताई, पर्सनली मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्पेशल आपको थैंक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर से लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें, मचाते रहें।